मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे एक बार फिर से स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भूगोल की कक्षाएं आपको निरंतर मिल रही हैं और उसी में आगे भूगोल की आगे वाली कक्षा में आज हम देखेंगे चक्रवात यानी साइक्लोन। इससे पहले आपको 12-13 कक्षाएं मिल चुकी हैं। उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन लगता नहीं है आपके व्यू से, आपके इनिशिएटिव से, आपके कमेंट से कि आप उसको पूरा एक बार भी देख रहे होंगे। वैसे कोई बात नहीं, ये आप अपना नफ़ा नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस लॉकडाउन में आपको घर बैठे इतनी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ समझिए और उस चीज़ को ग्रहण करिए। मुझे आपसे कोई लाभ नहीं, मैं आपको ना 1 रुपया आपसे ले रहा, ना 1 रुपया कभी भविष्य में आपको देने के लिए कभी खड़ा होऊंगा। तो आप पढ़िए, मैं चाहता कि पढ़िए, शिक्षित बनिए, काबिल बनिए। सफलता तो अपने आप मिलेगी, काबिलियत तो होनी चाहिए आप में, टैलेंट, स्किल, इसी की डिमांड है आजकल के जो भी परिवेश चल रहा है। क्योंकि देखिए विदाउट स्किल का क्या होता है, फिर विदाउट स्किल का वही होता है कि हमें, छोड़िए वो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन अपने आप को और मोटिवेशन की जहाँ तक सवाल है, हजारों वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि इन्होंने ये कहा, मैं ऐसे था, मैं रिक्शा चलाता था, मैं पेपर, नथिंग एल्स। मोटिवेशन आपको और कहीं और से लेना ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिमाग काम करे आपका, थोड़ी बहुत बुद्धि हो, तो अपने घर से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, अपनी माँ से मोटिवेशन ले सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सुबह उठ 5 बजे से उठ के रात 10 बजे तक एक पैर पे खड़ी रहती है, सबके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, हर चीज़ करना। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आप लोग यूट्यूब पे देख के और सोशल मीडिया पे देख के, और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बुरा मानिएगा भले, लेकिन फेसबुक की फ़ोटो और व्हाट्सएप का ज्ञान वो नहीं होता, वो कारगर नहीं होता। आप कहीं भी उसको, जैसे एक एबीपी न्यूज़ पे एक आता है वायरल टेस्ट, और उस वायरल टेस्ट में उन सबकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो आपको मोटिवेशन लेना अपने घर से लीजिए, अपने माँ से लीजिए, अपने पिता से लीजिए, जो संघर्ष किया उसका मोटिवेशन अपने अंदर डालिए। आप हैं कि बस यूट्यूब पे देख रहे हैं, संदीप माहेश्वरी हैं तो ये हैं तो वो हैं, फलाना है तो इन्होंने रिक्शा चला पे किस परिवेश में बांटा, क्या उनके अंदर क्वालिटी थी, वो अपनी क्वालिटी को भी तो बताएं कि नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट था तो मैं इस मुकाम पे गया। मैं पेपर बांटा, ये डिसएडवांटेज हो सकता है, समय की मांग हो सकती है, लेकिन ये मेरा टैलेंट नहीं है कि नहीं मैं पेपर बांटूंगा। उसके पीछे मेरा टैलेंट जो था वो निखर के आया, वो मुझे काबिल बनाया, वो मुझे सफल बनाया। तो प्लीज़ ऐसे इधर उधर आप भटकने से अच्छा है कि खुद से सोचिए, खुद से मंथन करिए। रात में सोइए, सोने से पहले ये सोचिए कि दिन भर मैंने क्या किया, क्या पॉजिटिव किया, क्या निगेटिव किया। तो प्लीज़ आप जो भी चीज़ें जहाँ से आपको मिले वो ज्ञान लीजिए। बच्चे से मिले बच्चे से लीजिए, बूढ़ों से मिले बूढ़ों से लीजिए। ज्ञान कभी समंदर है और पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जीवन इसी में है, किताबों को मित्र बनाइए अपना। और मोटिवेशन का सवाल है तो अपने घर से मोटिवेशन लीजिए, अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से मोटिवेशन लीजिए। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो देख के और ये IAS ऐसे बन गए, ये PCS ऐसे बन गए, उनका परिवेश क्या था, उनका समय क्या था, उनकी मनोदशा क्या थी, उनके अंदर संसाधन क्या थे उनके पास, ये कोई नहीं बताने आ रहा है आपको। बस बताएगा कि नहीं मैंने ये किया तो इससे मुझे ये मिला और मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो प्लीज़ आप पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट की शिक्षा यूट्यूब पे मिल रही है। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शिक्षा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 2 साल पहले तक कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज इसी की मांग है, इसी की डिमांड है। और कोरोना काल में तो इसी की और ज़्यादा अत्यधिक डिमांड हो गई है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, ना कोचिंग है, ना स्कूल है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो यह एक माध्यम है, सीखिए और जानिए। आज हम बात करेंगे साइक्लोन की, चक्रवात की। जैसा कि ये भी एक वायु द्वारा घटित घटना है। इसके 3 कारक होते हैं कि साइक्लोन आता कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइक्लोन, एक तो पहले ये समझिए कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं। एक शीतोष्ण साइक्लोन यानी कि टेम्परेट, जो कि मैंने बताया था आपको कि 40 से ऊपर यानी कि 60 से ऊपर, जहां ध्रुवी पूर्वा और पछुआ कोणें मिलती हैं, वहां जो वाताग्र फ्रंट जो बनता है उसमें साइक्लोन आता है। और एक उष्णकटिबंधीय यानी कि 30 जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा मुख्यतः, लेकिन माना जाता है कि 5 से 30 कैसे अभी समझाएंगे। पहले समझिए 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं।
एक शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, एक उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। साइक्लोन यानी चक्रवात। चक्रवात जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि हवाओं का एक चक्रीय समूह, एक हवाएं जो चक्रित होकर और एक बिंदु पे आके केंद्रित होती हैं, उसी को चक्रवात का नाम दिया गया। इसके बनने के 3 कारण हैं, मुख्यतः इसके बनने के 3 कारण हैं। एक, दाब प्रवणता, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता यानी कि जैसे मैंने बताया था कि जहां खाली होगी वहां भारी हवाएं भरने आएंगी, यानी कि जहां खाली होगा वहां प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा, वहां हाई प्रेशर वाली हवाएं उसको भरनी आएंगी। दाब प्रवणता जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, नहीं तो देख लीजिए, देखते तो है नहीं आप लोग, उसी बहाने देख लीजिए। दूसरा, कोरियोलिस बल के बारे में मैंने बताया था, कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि फेरल साहब ने इस फोर्स को बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो एक बल ऐसा लग रहा है, एक बल इसको उस पर दबाव बना रहा है, जिससे हवाओं का फॉर्मेशन पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है, तो कोरियोलिस का इफेक्ट होता है, कोरियोलिस बल का। तीसरा जो हवाओं का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जैसे मैं बता दूं, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे न झुकी हो, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे न झुकी हो, तो ये जो जितने भी आप मानसून, जितने भी आप ये वायुमंडलीय घटना देखते हैं वो नहीं होगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण कोरियोलिस फोर्स भी उसी तरह कार्य करता है, दाब प्रवणता भी उसी तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि जो ताप और दाब का इनवर्स रिलेशन होता है, जहां ताप कम होगा वहां दाब ज्यादा होगा, जहां ताप ज्यादा होगा तो वहां दाब कम होगा। तो ये इसके मुख्यतः कारण थे इसके बनने के। तो इसके बनने के जो ये कारण, तो जैसा कि 2 कारण हमने देखा कि दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल, और तीसरा कारण है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री यानी कि अंदर की तरफ, अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा, बाहर से हाई प्रेशर की हवाएं उसको भरने आएंगी, अभिकेंद्री बल उसको कहा जाता है। ये 3 कारक होते हैं साइक्लोन के बनने में, चक्रवात के बनने में। साइक्लोन जैसा कि मैं नाम ले रहा साइक्लोन, तो ये चक्रवात हर कॉन्टिनेंट में, हर महासागर में अपना अलग अलग नाम, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं, आपको अमेरिका में प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां आपको कुछ और नाम, टॉर्नेडो, टॉर्पीडो, ऐसे नाम दिया जाता है। तो ये नाम की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके और आगे फैक्ट पे ध्यान दे देते हैं कि आखिर ये चक्रवात बनते तो ऐसे हैं, कारक तो ये हैं, लेकिन ये कहाँ बनते हैं, इनके क्या तात्कालिक कारण होते हैं, ये भी समझ लें। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, केवल मैं कहता जाता हूं कि समझ लें, और आप समझते हैं नहीं, ना वीडियो देख रहे हैं, ना किताबें पढ़ रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। अरे कुछ तो करिए। बारिश के समय में छाता लेके केवल छत पे घूमना अच्छी बात नहीं है, कुछ करिए तभी कुछ मिलेगा, बिना किए हुए कुछ नहीं प्राप्त होगा। लोग कहते हैं किस्मत, हाय मेरी किस्मत, कुछ नहीं, 99% कर्म है, 1% है वो जो 99% के साथ जुड़ के, वो भी जैसे एक नहीं होता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विंड के बारे में पढ़ा रहा, जेट स्ट्रीम के बारे में भी पढ़ाया था पिछली कक्षा में, 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें अगर 90 लोग उड़ रहे हैं तो क्या 10 लोग नहीं उड़ सकते? वही है कि 99% आपका कर्म है भाई, आप जो कर रहे हैं वो मिलेगा, मैं नहीं करूंगा नहीं मिलेगा। तो करिए, कुछ करिए। एक गाना उसी पे याद आ गया मुझे, चक दे इंडिया मूवी आई थी बहुत पहले, इसमें गाना था कुछ करिए नस नस मेरी खोल है, तो उसको सुनिए और थोड़ा सा अपने अंदर वो ऊर्जा का संचार करिए। ऊर्जा बहुत भरी हुई है आपके अंदर, तो ऐसे ऐसे एंजाइम है जिसको बस केवल एक्टिवेट तो करना है, करिए उसको एक्टिवेट। कब करेंगे? बुढ़ापे में नहीं, अभी जवानी में। आइए साइक्लोन पे बात करते हैं। तो साइक्लोन देखिए, साइक्लोन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो साइक्लोन 2 प्रकार से बनते हैं, वो कहाँ कहाँ बनते हैं? जैसा कि मैंने बताया, एक शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, एक उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन बनने का जो इसका रीजन है, यानी कि जो ये बनता है वो आपका बनता है, ये हो गया आपका
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे। तो शीतोष्ण जैसा कि ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। बीच में आपका ये हो जाएगी आपकी 30 डिग्री कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो जो मैंने आपको बताया था कि इस बेल्ट में व्यापारिक पौने चलती हैं और इस बेल्ट में मैंने बताया था कि पछुआ पौने और ध्रुवीय पूर्वा पौने चलती हैं। तो जो ये बेल्ट है, यानी कि जो ये शीतोष्ण कटिबंधीयों का बेल्ट है, ये थोड़ा सा इसको अभी मिटा देते हैं, अभी शीतोष्ण के बारे में समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तो जो पछुआ पवनों का बेल्ट मैंने बताया था वो 30 से 60 डिग्री यूं बताया था मैंने आपको। और ध्रुवीय पूर्वा कहां? ध्रुवीय पूर्वा वापस इक्वेटर की तरफ, यानी यूं। और ये साइक्लोन, यानी कि ये टेम्परेट साइक्लोन जो है वो इन्हीं के अभिसरण क्षेत्र में, इसको क्या कहते हैं? जब दो हवाएं मिलती हैं उसको भूगोलवेत्ताओं ने फ्रंट का नाम दिया है। फ्रंट यानी हिंदी में उसको वाताग्र कहते हैं। जब दो हवाएं, यानी कि जब पछुआ पौने ध्रुवीय पूर्वा से मिलती हैं तो जो ये अभिसरण क्षेत्र बनता है, इन दोनों के मिले, फ्रंट यानी क्या? दो चीजें सामने से टकरा रही हैं, हम आप कभी मिल गए तो टकरा गए, उसी को फ्रंट कहते हैं। फ्रंट यानी ये वाताग्र, इसको वाताग्र कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्रंट कहा जाता। यहीं पे ये शीत कटिबंधीय साइक्लोन जो है उसकी फॉर्मेशन, उसका निर्माण इसी जगह पे होता है। इसमें नॉर्थ में भी यही और साउथ में भी यही। नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। दूसरी चीज, एक और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो ये चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री साउथ की मैं बात करूं तो जो नॉर्थ में ये चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक मेरी ट्रिक समझिएगा। जैसे नॉर्थ को एन लिखते हैं, ठीक, एन लिखते हैं, एन पे आप एरो लगा दें। जब एरो लगाएंगे तो ये आप एरो को ऐसे ही तो घुमाएंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। चक्रवात का चलना, यानी कि चक्रवात अपना फॉर्मेशन और चलता, यानी कि कैसे आगे बढ़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हुए, यानी कि यूं आगे बढ़ता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ये आगे बढ़ता है। एक फैक्ट और थोड़ा सा समझ लें, कभी भी साइक्लोन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बनता। गांठ बांध लें इसको, कुछ बांधते तो है नहीं, कम से कम इसी को बांध लें, गांठ बांध लें इसको। कभी भी साइक्लोन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पिछली कक्षा में मैंने बताया था, ITCZ के कारण, और सबसे बड़ा अगर कोई कारण है यहां नहीं बनने का तो कोरियोलिस बल। इक्वेटर पे, यानी कि जो ये इक्वेटर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो डोल्ड्रम का क्षेत्र है, एक तो फैक्टर है कि ITCZ यहाँ रहता है। और ये जो मानसून, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है
तो ITCZ भी 5-10 डिग्री ऊपर नीचे खिसकता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कोरियोलिस बल का, अब आपका है ये कोरियोलिस बल का क्या फैक्टर है, तो 0 डिग्री यानी कि ये 5 डिग्री के बेल्ट में कोरियोलिस बल 0 के बराबर होता है, यानी कि यहां कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अच्छा, एक सवाल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि घूर्णन बहुत आप लोग पढ़ लिए, क्या पृथ्वी यहां सबसे तेज चलेगी कि यहां सबसे तेज इसका घूर्णन होगा? जरा कमेंट बॉक्स में देख बताइएगा, अगली कक्षा में मैं इसका जवाब दूंगा। तो कोरियोलिस बल के कारण 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में चक्रवात नहीं बनते, साइक्लोन नहीं बनते, ITCZ भी मौजूद होता है और कोरियोलिस बल 0 के समान 0 के बराबर होता है, इसलिए यहां साइक्लोन नहीं बनते। हम शीत चक्रवात की बात करें तो कुछ फैक्ट के बारे में शीत चक्रवात के बारे में जान लें कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या कारण हैं, कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे इनकी जो स्पीड होती है, यानी कि इनका जो व्यास होता है, स्पीड, सबसे पहले स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी जो गति होती है वो ज्यादा नहीं होती, वो गति अकॉर्डिंग टू आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात से इनकी गति कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ शीत चक्रवात है, ये विनाशकारी भी नहीं होते अकॉर्डिंग टू उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लेकिन इनका व्यास बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी उत्पत्ति में जैसा कि हमने देखा कि कारण क्या है, ऐसे कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो पहला फैक्ट है कि इसका जो व्यास होता है, व्यास समझ ही रहे होंगे आप लोग, मैथ पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़िए। इसका जो व्यास होता है ये 1600 से 3200 किलोमीटर होता है। सोचिए कितने बड़े एरिया में ये अपने आप को बनाता है, कितने बड़ा एरिया होगा। इसका एरिया से अंदाजा लगाया जा सकता है इसके व्यास से, और इसके जो एरिया कवर करता है ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करता है। आप समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन कितना बड़ा है और ये कितना एरिया कवर करता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, सवाल भी पूछे जाते हैं कि ये जो साइक्लोन है वो V आकार का साइक्लोन है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात O आकार के साइक्लोन है। ये हो गए इसके फैक्ट। एक और फैक्ट है इसके बारे में हम सवाल देखते हैं, UPSC में सवाल उससे पूछे जाते हैं कि जो ये साइक्लोन है वो साइक्लोन, चूंकि उष्णकटिबंधीय साइक्लोन हमेशा और हमेशा समुद्र पे आएंगे, समुद्र तल पे आएंगे, समुद्र सतह पे आएंगे, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये समुद्र और स्थल दोनों जगहों पे आपको ये देखने को मिलेंगे। समुद्र और स्थल दोनों जगहों पे देखने को मिलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल धरातल पे जाते जाते ये नगण्य हो जाते हैं, ये केवल समुद्री सतह पे ही देखने को मिलते हैं। अब V आकार की घाटी V आकार में कैसे है, तो V आकार में जैसा कि मैंने ये फ्रंट के बारे में समझाया, थोड़ा एक फिगर से समझ लीजिए कि V आकार में कैसे इसको कहा जाता है। तो जैसे कि साइक्लोन की जो उत्पत्ति की स्थिति होती है वो 4 प्रकार से, शीतोष्णकटिबंधीय साइक्लोन को 4 प्रकार से दिया गया है। जैसे पहली स्थिति जो होती है वो शैशव अवस्था की इसकी स्थिति होती है। शैशव अवस्था एज ए सेंस ऐसे समझिए, जैसे ये जो फ्रंट है यहां पे उच्च वायुदाब यानी कि ठंडी हवाएं अपने आप को धरातल की तरफ ले आती हैं और गर्म हवाएं उसके ऊपर चढ़ती हैं। ऐसा भी कहे कि गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की ओर जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहां बनती है।
आपको ये भूमध्य आपको उष्णकटिबंधीय यानी कि आपको 0 डिग्री इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तापीय इन्वर्जन होता है। मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि तापीय इन्वर्जन यानी कि तापीय व्युत्क्रमण। तापीय व्युत्क्रमण का मतलब यह है कि ठंडी हवाएं नीचे, गर्म हवाएं ऊपर। तो जब ये सिचुएशन होता है, आप यूं समझिए, जैसे ये पूर्वा, ध्रुवी पूर्वा और ये आपकी पछुआ कोण है। जब ये पहुंचेंगी तो यहां तापीय व्युत्क्रमण होगा यानी कि इन्वर्जन होगा, ठंडी हवाएं नीचे की ओर, गर्म हवाएं ऊपर की ओर बढ़ेंगी। तो ये जो है इसमें दो फ्रंट बनेंगे, यानी कि दो तरफ से फ्रंट बनेंगे। एक इसकी जो आधी शाखा है, यानी कि इसको अगर हम ऐसे बांट दें तो ये वाली जो शाखा है ऊपर वाली, ये ज्यादा दबाव डालेगी। ये जब ज्यादा दबाव डालेगी और इधर से जब ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये भी इसके ऊपर ज्यादा दबाव डालेगी। तो जब ये दोनों ओर से जब दबाव पड़ेगा इस पे, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। जब दबाव पड़ेगा यानी कि हवाओं का जब दबाव पड़ेगा तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि इधर से ये वाली जो दबाव की हवा है ये इसको ऊपर उठाएगी और ये वाली जो हवा है ये ऊपर वाली ये भी इसको नीचे की तरफ। अगर ये नीचे है तो ये ऊपर, अगर ये ऊपर से आती है तो ये नीचे से। तो इसी फॉर्मेशन में ये जो वाताग्र है यानी कि ये जो साइक्लोन है वो वी आकार का शेप दिखने लगता है और फिर हवाएं चलने लगती हैं यूं। तो ये शैशवावस्था में वी आकार में लेंगे, फिर जब आएंगे अपने और अवस्था यानी कि जब अवस्था परिवर्तन करेंगे, किशोरावस्था में आएंगे तो ये चलने लगेंगी अपनी हवाएं। यहाँ संघनन होगा, संघनन से यहाँ वर्षण होगा और अत्यधिक वर्षण देखने को यहाँ मिलता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, अकॉर्डिंग टू उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो यहाँ पे संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो अकॉर्डिंग टू यहाँ इससे ज्यादा कम होती है, ठंडी होती है। यहाँ का जो तापमान है वो ठंडा होता है, विनाशकारी नहीं होते। तो ये जब अपने किशोरावस्था में जाती है और जब परिपक्वता अवस्था इसकी आती है तब ये साइक्लोन अपने चरम पे होता है और हवाएं संवहनी होके ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के कंडेंसेशन होंगी, बादल बनाएंगी और बादल जब बनेंगी तो ऊपर उच्च वायुदाब यानी कि प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर रहेगा, हवाएं ठंडी होंगी, संघनित होगी, संघनित को जलवाष्प लेके उठेंगी, बादल बनाएंगी और फिर वर्षण कराएंगी। तो अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमने 3-4 बातों को समझा, जिसमें 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये बनती कहाँ है? तो बनती ये है मुख्यतः 40 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ। मोस्टली इसके बनने का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो इतने के बीच होता है। फ्रंट बनाती है, दो हवाएं जब आमने सामने मिलती हैं तो फ्रंट बनाती हैं। फ्रंट बनाने से एक अभिसरण क्षेत्र बनता है जिसमें साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। निम्न दाब और उच्च दाब की हवाएं व्युत्क्रमण यानी कि इन्वर्स होती हैं, उससे साइक्लोन का निर्माण होता है। और अभिकेंद्रीय बल यानी कि जब चक्रवात, और ये चक्रवात मैंने बताया था, एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ये चक्रवातों का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर यहां से बनेंगी तो ये निकल के आगे की ओर जाएंगी। और जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे तो और भी इसके फैक्ट बारे में। दूसरी चीज, ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ यानी कि जो ये बीच का चक्षु यानी कि जो बीच की आंख है वो लो प्रेशर बेल्ट होगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट होंगी। हवाएं बहुत ही तीव्र गति से यानी कि माना गया है कि 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यानी बिना लाग लपेट के अगर आप इस पर बैठ जाएंगे तो बनारस तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसी हवाएं चलती हैं। तो ये था शीत वाताग्र। अब आते हैं हम उष्ण वाताग्र पे। तो हम इसको शीत
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखें, जो शीतवाताग्र इसका फैक्ट होता है इसकी उत्पत्ति का। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और एक चीज और, इसकी ऊंचाई के बारे में जहां तक सवाल है, तो जैसे कि इसकी जो ऊंचाई होती है यानी कि साइक्लोन की एरिया, तो आप देख रहे हैं 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो अपना ले रहा है, तो वो एरिया तो ले ही रहा है। व्यास 1600 से 3200 किलोमीटर है ही इसका, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है यानी कि जो ये मोटाई ऊंचाई वाली होती है वो 6 से 8 किलोमीटर की होती है, जबकि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। कैसे होती है? तो मैंने बताया था शुभ मंडल के बारे में, आपको बार बार भूल जाते हैं आप लोग, कृपया इसको समझिए। ये बताया था मैंने कि ध्रुवों पे जो क्षोभ सीमा है वो 8 किलोमीटर की है, और इक्वेटर पे कितना बताया था? 18 किलोमीटर। तो इक्वेटर पे जब 18 किलोमीटर बताया था तो ये 18 किलोमीटर में ऊपर जाएगा, 18 नहीं जाएगा, 12 ही 14 पे रह जाएगा। तो ये इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, इसकी ऊंचाई कम होगी, इसका व्यास ज्यादा होगा, इसका व्यास भी कम होगा, इसकी तीव्रता कम होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, यानी कि अपोजिट रिलेशन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कुछ अपोजिट रिलेशन है, लेकिन प्रबल अगर देखा जाए, जैसे शीत कटिबंधीय चक्रवात जो है वो विनाश नहीं करता, यानी कि ये अपने आप को सीमित रखता है, और ये बहुत देर तक भी नहीं रहता। ये कोई भी विनाश, जैसा विनाश आप यहाँ देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में देखते हैं, जैसे आपका हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली नाम से जानते हैं, यहाँ टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ऐसी जो चक्रवात हैं आपके, अब कहेंगे ये तो 4 नाम, बाकी नाम जो ये अम्फान दिए जाते हैं तो वो मैं फैक्ट की कक्षा में बताऊंगा आपको। साइक्लोन कौन से कहाँ से आते हैं, कौन किसकी कौन नाम कैसे देता है, देश कैसे इसके नाम को निर्धारित करते हैं, ये मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। फैक्ट का एक वीडियो अलग से ले आऊंगा, वही तो आप लोग देख रहे हैं, वही तो आप लोग को चाहिए कि फैक्ट के वीडियो आपको अच्छे अच्छे मिले, यानी कि बना बनाया खाना मिल जाए, लेकिन हम कोई चीज कोई सब्जी उगा के नहीं खाए, हमको सब्जी मार्केट से मिल जाए बस हम खा लें। तो कृपया थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि फैक्ट जानने से, वन लाइनर जानने से आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, जैसे कि मैं भी आपकी सिचुएशन में था 2-3 साल पहले तक, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया, वही अनुभव आपको बता रहा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, वही अनुभव बता रहा, वही एक्सपीरियंस बता रहा कि जो गलतियां हमने पीछे छोड़ दिए उस गलतियों को आप ना करें। तो आप चीज़ों को समझिए, बाकी चीज़ तो आपको ऐसे ही खुली किताब हो जाएगी फिर। तो इसकी ऊंचाई के बारे में हमने समझा कि ये ऊंचा कौन होता है, ये ऊंचा ज़्यादा होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ नहीं आते हैं। तो ये हमारा गोला है, ये पृथ्वी है। तो मैंने बताया था आपको कि मुख्यतः किताबों में लिखा जाता है 5 से 30 तक, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में तो चक्रवात आता ही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस बल 0 के तमाम है। और ये 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ तक मुख्यतः हम मानते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, एक्सेप्शन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, क्योंकि कोरियोलिस बल काम यहाँ 0 होता है, IPCZ होता है, इसलिए यहाँ नहीं आते हैं। दूसरी चीज, ये जो बेल्ट है ये व्यापारिक पवनों का बेल्ट है, ये बेल्ट व्यापारिक पवनों का बेल्ट है, और व्यापारिक पवनों के बेल्ट होने के कारण ये जो हवाएं चलेंगी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी, यानी कि पूर्वा, व्यापारिक पवनों को पूर्वा पवने भी कहा जाता है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी। तो जब पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी, और ये चक्रवात पोस्ट समर यानी कि लेट समर जैसे ये चक्रवात आपको अप्रैल मई जून तक नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा, यानी कि जुलाई टू अगस्त
ये जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिलते हैं। ये चक्रवात आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलते हैं। क्यों? आइए, क्योंकि जब समर यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में रहेगी, जब ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में यानी कि जब सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा इस बेल्ट पे पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि इन दोनों हवाओं के जो अभिसरण क्षेत्र है, ये दोनों हवाओं का जो अभिसरण क्षेत्र है, यानी कि समर में हवाएं शुष्क रहेंगी। शुष्क क्यों रहेंगी? क्योंकि ये इक्वेटर के अपने साउथ में है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो यहाँ ITCZ बनेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, कोरियोलिस-0 ITCZ बनेगा। जून तक, जब तक हमारे उपमहाद्वीप में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति नहीं हो जाती। कैसे होती है? जैसे ही हवाएं, कुछ हवाएं यहाँ से संघनित होकर ऊपर उठ जाएंगी, लेकिन कुछ जैसे ही ये इक्वेटर को पार करेंगी, ये हवाएं अपना रूप बदल लेंगी। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो जाएंगी तो क्लॉकवाइज होंगी। अरे भाई, जब ये यहाँ से क्रॉस करेंगी तो ये क्लॉकवाइज नहीं होंगी। वही मैं बता रहा कि जब क्लॉकवाइज होंगी तो हमारे यहाँ मानसून आता है। जुलाई अगस्त में क्यों? क्योंकि जून तक तापमान शुष्क रहता है और जुलाई अगस्त में जैसे ही ये ITCZ 5 डिग्री यानी कि ये 10 डिग्री पे पहुंचता है, जब 10 डिग्री से 20 डिग्री पे ये ITCZ पहुंचता है, तो यहाँ इस जोन में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर जोन है, और जब ये लो प्रेशर जोन होगा तो हवाएं खींचेंगी, हवाएं इसकी तरफ बढ़ेंगी, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हवाएं बढ़ेंगी। और यहाँ प्रबल मानसून, जो मानसून आता है वो भी इसी टाइम आता है, जुलाई अगस्त में। और चक्रवात भी आते हैं। अभी अम्फान आया था, अम्फान अभी आपने देखा, अम्फान भी यानी कि चक्रवात भी जो आते हैं वो इसी समय, इसी पीरियड में आते हैं। अब चक्रवात आते कैसे हैं, इसके कारण क्या है? तो समुद्री सतह पे इसके कारक पहले देख लीजिए कि समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए। ये इसके कारक हैं। यानी कि साइक्लोन की उत्पत्ति का जो पहला कारण है वो तापमान है। तापमान क्यों? क्योंकि 27 प्लस जब तक तापमान नहीं रहेगा तब तक संघनित नहीं होंगी, हवाएं संघनित नहीं होंगी तो ऊपर नहीं उठेंगी, और जब ऊपर नहीं उठेंगी तो लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो हवाएं इसकी तरफ नहीं खींचेंगी, और जब हवाएं नहीं खींचेंगी तो चक्रवात आने का सवाल ही नहीं। तो 27 प्लस टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम अगर होगा, इससे अगर कम होगा तो भी चक्रवात नहीं बन पाएगा, क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं होगा। इससे ज्यादा होगा तो जो चक्रवात है वो और प्रबल होगा, क्योंकि लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, जो व्यापारिक पौने हैं, व्यापारिक पौने आप देख रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि पूर्वा पौने हैं, तो पूर्वा पौने व्यापारिक पौनों का इसमें फैक्टर कार्य करता है। इसीलिए जो ये हवाएं हैं, यानी कि हवाएं जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर की हवाएं उसको भरने की तरफ, उसकी तरफ बढ़ेंगी, बढ़ेंगी ना। तो इसका जो व्यास होता है ये 100 से 120 किलोमीटर का होता है, लेकिन जब इसकी स्पीड का आकलन करेंगे तो इससे कहीं ज्यादा है। जब दाब प्रवणता का, जब दाब का आकलन करेंगे, मिली बार में इसके दाब का आकलन करेंगे, तो यहां तो इसमें तो 40 से 60 MB मिली बार दाब पाया जाता, लेकिन यहां अगर दाब की बात करते हैं तो ये आपको 100 से 120 मिली बार का दाब पाया जाता। सोचिए कितना प्रेशर है। तो दाब का फैक्टर है, तापमान का फैक्टर है। दूसरी चीज, उष्णकटिबंधीय यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ साल भर लंबवत पड़ती है। ITCZ का खिसकना यानी कि 5 डिग्री 10 डिग्री खिसकना, ये दोनों तरफ होगा। मैं एक तरफ बनाया तो आप ये नहीं समझिएगा, दोनों तरफ होगा। यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये उत्तर की तरफ खिसकेगा, और जब दक्षिणायन होगा तो दक्षिण की तरफ जाएगा।
तो ये दोनों तरफ फॉर्मेशन होगा, इसका ITCZ का बनना। दूसरी चीज ये केवल और केवल, जैसा कि मैंने इसको बताया था कि ये स्थल और जल दोनों पे बनता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल केवल और केवल मित्रों समुद्र पे ही बनेगा। ये जैसे ही स्थल पे आएगा, धरातल पे आएगा, तापमान आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, जैसे ही ये 27 डिग्री प्लस में जाएगा तब भी अब इसकी प्रबलता कम हो जाएगी, नीचे आएगी तब भी इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। तो ये साइक्लोन कैसे बनता है ये समझा। अब साइक्लोन क्या है उसका चित्र थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले स्टेज में ताप, सूर्य का ताप पड़ेगा। तो जब सूर्य का ताप पड़ेगा तो निम्न वायुदाब यानी कि जब टेम्परेचर 27 प्लस, मैंने बताया अभी कि 27 प्लस जाएगा तो इसकी एक आदर्श दशा होती है 27 प्लस में। सूर्य का ताप पड़ेगा, तो सूर्य का जब ताप पड़ेगा तो भंवर का निर्माण होगा, छोटा सा भंवर बनेगा। और ये भंवर मैं ऐसे बना रहा है, इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, अन्यथा यानी कि आप कहेंगे ITCZ आप ऐसे कैसे बना दिए, तो ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। भंवर बनेगा, जैसा कि मैंने बताया ITCZ शिफ्ट होगा तो यहाँ ITCZ होगा, या ITCZ होगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। लो प्रेशर जोन है तो लो प्रेशर जोन की तरफ ये आकर्षित होगा। सेकंड स्टेज में जब जाएगा, तो जब सेकंड स्टेज में जाएगा साइक्लोन चक्रवात, तो ये जो है बीच का ये लो प्रेशर जोन है। इसी को भूगोलवेत्ताओं ने साइक्लोन की आंख का नाम दिया, शुद्ध हिंदी चक्षु कहा। आ जाता है सवाल कि साइक्लोन की आंख को क्या कहते हैं, तो चक्षु। तो चक्षु कहा यानी कि आंख, यानी कि ये लो प्रेशर जोन है, हाईली लो प्रेशर जोन। जैसे कि ऐसे समझिए कि आप कहीं खड़े हो रहे हैं और आसपास से खूब तीव्र हवा चल रही, लेकिन आप शांत एकदम खड़े हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वैसा लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर की हवाएं इसको भरेंगी। भाई ये तो नियम है हवाओं का, हाई प्रेशर की हवाएं इसको भरेंगी। और यहाँ जब हाई प्रेशर की हवाएं भरेंगी इसको, तो ये आर्द्रता भी तो लेके आएंगी। तो जब आर्द्रता लेके आएंगी तो जब गर्म जैसे ऐसे समझिए, आप लोग बहुत थोड़े से अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर ही समझिए। जैसे मैंने ये बताया था आपको कि ये फॉर्मेशन होता है इक्वेटर और ध्रुवों का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब हवाएं यहाँ गर्म होंगी तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी, लेकिन ये उठते उठते इतने ऊपर कैसे चले जाएंगे। जब ये 6 से 8 किलोमीटर है तो ये 12 से 14 किलोमीटर कैसे चले जाएंगे। तो ऐसे चले जाएंगे मित्रों कि जैसे ही ये आर्द्रता लेके थोड़ी बहुत ऊपर की उठेंगी तो इन्हें ठंडी हवा है, जेट स्ट्रीम, चक्रवात के बनने में जेट स्ट्रीम का भी फैक्टर है। जैसे कि शीतोष्ण चक्रवात जेट स्ट्रीम के श्रृंग में बनता है, श्रृंग यानी कि गर्त में, यहाँ प्रबल होगा। लेकिन यहाँ ये नीचे वाला नहीं है, ऊपर यानी कि इसके जो ऊपरी भाग है वहां बनता है। तो जेट स्ट्रीम का भी इसमें रोल है। तो जो ऊपर हवा चल रही है मित्रों, तो जब गर्म हवा जब ठंडी हवा से मिलेगी तो ये अपना ऊर्जा छोड़ेगी। अब जैसे हम गर्म से AC में जाते हैं तो हमारे अंदर जो गर्मी होती है, जो ऊर्जा संग्रहित होती है, ये ऊर्जा निकलती है बाहर। तो जब निकलेगी तो थोड़े आसपास टेम्परेचर लगा के देख लीजिएगा, अब अन्यथा में ना लीजिएगा, आसपास थोड़ा सा आवरण गर्म हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए होगा लेकिन होगा। जब ऊर्जा प्रफुष्टित होगी यानी कि जब निकलेगी ऊर्जा, तो ये हवाएं जब ठंडी हवा से मिलेंगी तो ऊर्जा, इनके अंदर जो ऊर्जा होगी यानी कि इनके अंदर जो गर्मी होगी वो निकलेगी। तो फिर यहाँ निम्न वायुदाब बना देंगी
और फिर ये ऊपर की तरफ इसको ढकेल देंगी, यानी कि ये ढकेलते ढकेलते घर के बाहर नहीं, ढकेलते ढकेलते ये 12 किलोमीटर तक ले आके इसको, यानी कि 12-13 किलो ऊपरी छोप सीमा तक ले आ देती है। तो वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये संवहनी धारा यहां से उठेंगी सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आपको ये संवहनी धाराएं कंडेंसेंस होंगी, तो पछाव मेघ बनाएंगी। पछाव मेघ जो सबसे ऊपर बनता है पक्षाव मेघ बनाएंगी। तो जब पक्षाव मेघ बनाएंगी तो ये यहां बादलनुमा संरचना बन जाएगी, इसी को पक्षाव मेघ कहा गया। और जो फोर्थ स्टेज आएगा तो इस पक्षाव मेघ में आर्द्रता संतृप्त होने के कारण यहां जब चौथे स्टेज पे ये साइक्लोन पहुंचेगा तो आर्द्रता इसकी संतृप्त है, और ऊपर निम्न वायु दाब के कारण और उच्च वायु दाब के कंडेंसेस हो रहा, यानी कि संघनित हो रहा। और संघनित हो रहा तो जब संतृप्त आर्द्रता होगी मित्रों तभी तो वर्षण होगा, तो यहां फिर भारी वर्षण कराती है। फोर्थ स्टेज कहाँ मिलती है? तो हिंद महासागर में। जैसा कि मैं हिंद महासागर का एग्जाम्पल आपको दे दूं तो आप और अच्छे से उसको समझ लेंगे। हिंद महासागर का एक बार एग्जाम्पल आप समझ लें तो फिर समझ जाएंगे कि कैसे साइक्लोन आते हैं, अम्फान कैसे आया, कहाँ तबाही मचाया। तो जैसा कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो जो साइक्लोन है वो मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में बना जो साइक्लोन है वो कहाँ टकराया? वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट पे टकरा के वर्षण कराया। जैसा कि मैंने चौथा स्टेज आपको बनाया, वर्षण कराया और फिर ये कमजोर पड़ गया। कमजोर यानी कि जब वर्षण करा देगा, जब इसको तापमान ऊपर नीचे, यानी कि जब तापमान 27 से ज्यादा होगा 27 से कम होगा तो ये वर्षण करा देगा। एक और उष्णकटिबंधीय में बहुत ही कॉन्सेप्ट एक जटिल है, थोड़ा सा उसको भी समझ लें कि आखिर ये चक्रवात महासागर के पश्चिमी तट पे ही क्यों आते हैं। बात को समझिएगा, मैं महासागर की बात कर रहा, मैं महाद्वीप की बात नहीं कर रहा। यानी कि मैं महाद्वीप के पश्चिमी भाग तो इधर हो जाएगा, लेकिन वो महासागर के, जैसे कि ये मान लें कि ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, इसका ईस्ट ये, इसका वेस्ट ये। तो मैं कहना क्या चाह रहा? मैं कहना ये चाह रहा कि महासागर के पश्चिम में ही चक्रवात साइक्लोन क्यों प्रबल होते हैं, क्यों ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेंगी तो मित्रों ईस्ट से तो गर्मी उठाएंगी, ईस्ट से तो आर्द्रता ग्रहण करेंगी, कि ईस्ट में तो छोड़ नहीं देंगी। तो जो ईस्ट से आर्द्रता ग्रहण करेंगी, यानी कि समुद्र के ऊपरी सतह को, ये समुद्र के ऊपरी सतह से गर्मी को खींच के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ ले आएंगी, यानी कि यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देंगी। क्यों? क्योंकि हवाएं प्रबल होंगी, उसमें जेट स्ट्रीम भी सहायक होगी, उसको ले आके पश्चिमी भाग पे ले आके उसको यहाँ से हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देंगी वो हवाएं, क्योंकि गर्मी जो है वो गर्मी पश्चिम की तरफ उसको खींच के ले आएंगे हवाएं, और इसीलिए जो चक्रवात बनते हैं वो प्रत्येक कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग पे ही बनते हैं। एक्सेप्शन भी है अल नीनो का, आगे पढ़ाएंगे हम। अल नीनो क्या होता है? तो एक्सेप्शन अल नीनो का है जो हम्बोल्ट की धारा के कारण, हम्बोल्ट की गर्म जलधारा के कारण पेरू के तट पे अल नीनो और ला नीनो आता है। उसके बारे में हम चर्चा जब भारत के मानसून पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो ये था चक्रवात का फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा प्रति चक्रवात के बारे में भी देख लेते हैं। एंटी साइक्लोन 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। बोर तो आप होते ही हैं, तो मैं और बोर करूं? मुझे आप लोग को बोर करने में मजा आता है, आनंद मिलता है। लेकिन मित्रों जरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक समय आएगा जब आप एकांत में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होंगे और जब मेरी याद आएगी तब समझ में आएगा कि बरगद का पेड़ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में क्यों फायदेमंद था, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग उसको कहते थे न काटो, इस पे
जो भी है, अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा। थोड़ा सा चक्रवात के बारे में भी मैंने पढ़ा, तो चक्रवात में ये फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब प्रति चक्रवात आता है, यानी कि जब चक्रवात टूटता है, जब चक्रवात की प्रबलता कम होती है, तो एंटी यानी क्या, विपरीत। विपरीत यानी क्या, हवाएं यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ अपने आप को मोड़ लेंगी। तो प्रति चक्रवात का मतलब यह है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट जानिए कि चक्रवात में जो चक्षु होता है वो लो प्रेशर जोन होता है, ये हाई प्रेशर जोन होता है, और प्रति चक्रवात में ठीक इसका विपरीत हो जाता है, ये हाई प्रेशर जोन हो जाता है, ये लो प्रेशर जोन हो जाता है। यानी कि चक्रवात अब अपनी सारी नमी छोड़ दिया, ये अब प्रबल नहीं रहा, ये अब हल्का हो गया और ये टूट गया, यानी कि ये अपनी कमर इसकी टूट गई। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये उल्टा होगा तो चलने की भी स्थिति इसकी उल्टी होगी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा होगा तो उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम रहती है लोगों को, टॉर्पीडो और टॉर्नेडो, तो ये क्या है, कैसे है, ये जब हम फैक्ट के बारे में बताएंगे तो चर्चा करेंगे। वैसे ये भी इसी जोन में आते हैं, ये प्रबल होते हैं, आप इनकी विनाशकारी, जो दूसरी चीज की इतने विनाशकारी होते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया कि इसकी स्पीड को पता कर लें, लेकिन ना, जो भी ऊपर उपकरण डाला कहाँ चला गया पता नहीं चला, यहाँ से बनारस इलाहाबाद कहाँ उड़ के चला गया पता नहीं चला। तो वो बहुत प्रबल होते हैं, उत्तरी अमेरिका में आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यही है कि वो शुष्क होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। आगे की कक्षा में हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन साइक्लोन कहाँ आते हैं, इतने नामकरण कैसे हैं, जब 5 ही नाम है मुख्यतः, तो इस 5 नाम में इतने नामकरण कैसे हैं, तो आगे फैक्ट में हम उसको बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आज की कक्षा में आपको पढ़ाया, तो कृपया इसके बारे में प्रतिक्रिया दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, देख के छोड़िए नहीं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पेंडेमिक और बड़ा रूप लेते जा रहा है, तो कृपया अपने आप से घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। अगर लक्षण हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से मिलें। प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।